उधमपुर गांव में भोला, गोपाल और श्याम नामक 3 चोर रहते थे, जो छोटी मोटी चोरी करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन अरे यार गोपाल, कब तक हम यूं ही छोटी मोटी चोरी करते रहेंगे। साला इतनी मेहनत से एक चोरी करो और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। चल, अब की बार कोई लंबा हाथ मारते हैं। हाँ। लंबा हाथ मारना लंबी फेंकने जैसा आसान नहीं है बोला। अरे उसके लिए ढेर सारा दिमाग और नई नई तकनीक चाहिए होती है। अगर हमारे पास इतना ही संसाधन होता तो हम पढ़ लिख कर पैसे न कमा लेते हैं। इतने रिस्क लेकर चोरी चकोरी करने की क्या जरूरत थी? बोला सही तो कह रहा है गोपाल। अगर हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा कैसे बनेंगे? मेरी दादी कहती थी हमारे गांव में कहीं खजाना गड़ा है, लेकिन वो कहाँ गड़ा है ये एक व्यक्ति को ही पता है, और वो व्यक्ति कौन है वो मैं नहीं जानता। उसी वक्त गांव के चौकीदार की घंटी बजी और उसकी आवाज गूंजी। सुनो सुनो सुनो, मुखिया हरनाम सिंह बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो अकेले पड़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिन जिन के मन में मुखिया के प्रति श्रद्धा है वो उनसे अंतिम बार भेंट कर ले, फिर कल हो ना हो। सुनो दोस्तों, यही वो मौका है जिसका हमें इंतजार था। मुखिया दर्द से तड़प रहा है, उसके पास तो बहुत पैसे हैं। चलो, इससे पहले कि कोई उससे मिलने जाए उसका सारा पैसा हम लूट लेते हैं। पर गोपाल भैया, बीमार आदमी का घर लूटना ये तो बहुत बड़ा पाप है ना? अरे श्याम, पाप पुण्य की बातें तो पंडित जी के लिए छोड़ दो। हमारे पास खाने को ही नहीं है और तुम पाप की सोच रहे हो? अरे चलो, आज रात का इंतजार करो, आज हमारी किस्मत जागेगी। तभी रात होते ही तीनों चोर सायों की तरह मुखिया के घर की तरफ बढ़े, जहां मुखिया हरनाम सिंह बिस्तर पर पड़े हाँफ रहा था। पानी, कोई है? पानी, थोड़ा पानी दे दो मुझे, बहुत प्यास लगी है। अरे बाप रे, अरे ये तो मरने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। अरे रुको, बिना लूटपाट किए यहाँ से नहीं जाना है। लेकिन अगर ये मुखिया अभी मर गया तो लोग हम पर शक करेंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। मैंने फिल्मों में देखा है कि सीपीआर, जिसमें छाती दबाना पड़ता है, उसे करने से रोगी ठीक हो जाते हैं। तभी भोला ने हाफते हुए मुखिया की छाती पर जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। गोपाल ने सोचा पेट दबाना है और उसने पेट पर मुक्के चलाने शुरू कर दिए, और श्याम ने एक फटे हुए कपड़े से हवा करनी शुरू कर दी। अरे कौन हो तुम लोग? अरे मूर्खो, सीपीआर देना नहीं आता? अरे तो क्यों मेरी जान लेने को तुले हुए हो? हम आपके चाहने वाले हैं मुखिया जी, आपको बचाने आए हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सुनो, मेरे ऊपर कूदना बंद करो और अपने दोनों हाथों को बांध 2 इंच तक मेरी छाती को दबाना, इससे मुझे इस दर्द से राहत मिलेगी। भोला, गोपाल और श्याम ऐसा ही करते हैं, जिससे कुछ ही देर में मुखिया को दर्द से राहत मिलता है और वो उन तीनों का धन्यवाद करता है। तुम तीनों फरिश्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है। लेकिन सुनो, मेरी जिंदगी का अब भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता, जो तुम मेरी बेटी को जाकर बता देना। राज? कैसी राज की बात है बुड्ढे? मेरा मतलब है मुखिया जी, मेरे घर से 2 मील दूर एक पीपल का पेड़ है,
उसी से 10 फुट की दूरी पर मेरे पूर्वजों ने एक खजाना गाड़ा हुआ है। मुझे जीवन भर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने उसे नहीं निकाला। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी बेटी किरण को उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरा ये संदेश मेरी बेटी तक पहुंचा देना। वो अभी शहर पढ़ने गई है। खजाना शब्द ने हवा का रुख ही बदल दिया और तीनों चोरों की आंखों में लालच की चिंगारी दहक उठी। तभी उन्होंने मुखिया का गला घोंटकर उसे मार दिया और उसे वहीं छोड़ दरवाजे की तरफ भागे। आखिरकार हमें उस खजाने का पता लग ही गया दोस्तों। वो मूर्ख मुखिया जानता नहीं कि इसने हमें खजाने का पता देकर दुनिया के सबसे बड़ी बात कही है। शुरू करते हैं ट्रेजर हंटिंग का खेल। अरे यारो, अरे सपना तो नहीं देख रहे ना हम हैं? हमें वहां सच में असली खजाना मिलेगा ना? हैं? अरे सपना कैसा, हकीकत है भाई। अब हम अमीर बन जाएंगे और हमारी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। अरे जोर से मत बोल, जोर से मत बोल, किसी ने सुन लिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलो जल्दी चलो पीपल के पेड़ की तरफ चलो। वे तीनों उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ दौड़े जो गांव के बाहर सुनसान जगह पर था। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, उनकी सांसें थम सी गई। ये क्या है? अरे ये तो पीपल का पेड़ है ना? पेड़ तो है, लेकिन इसके नीचे तो ढाबा बना हुआ है। पेड़ के नीचे जीजा जी का स्वर्ग नाम का एक ढाबा जगमगा रहा था, जिसे देख तीनों का सपना चकनाचूर हो गया। अरे ये तो नाइंसाफी है। अरे हमारा खजाना इस ढाबे के नीचे दब गया। अब क्या करें? अब कैसे हटाएंगे इस मनहूस को? चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। वो देखो, ढाबे के मालिक रघु को पहले हम उसे डराएंगे। हमारे पास तो खिलौने वाली पिस्तौल है ना, वो दिखाकर भगा देंगे इसे। क्या कहते हो? हैं? तभी तीनों खिलौने वाली पिस्तौल लेकर तैश में रघु के पास गए और भोला धमकाते हुए बोला, ए, इधर देख। सुन बे चिकड़ालू रघु, जल्दी से अपना ये टुटेला ढाबा यहाँ से हटा। आज से हम तीनों भाई यहाँ पर अपना अड्डा बनाएंगे, समझा क्या? हैं? नहीं तो अभी पुलिस बुला लूंगा। गांव के सारे पुलिस अपनी जेब में रहते हैं, समझा? चल उठा यहाँ से। अच्छा, पुलिस तो बुला लो ना। अरे वो तो मेरे ढाबे पर रोज आती है, और आए भी क्यों ना, ये उन्हीं का तो ढाबा है, हैं? क्योंकि इस गांव के पुलिस कमिश्नर कोई और नहीं, मेरे परम पूज्य जीजाजी हैं। हाँ। ये सुन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी एक सख्त दिखने वाले आदमी की जीप वहां आकर रुकी। वो थे पुलिस कमिश्नर सूरज सिंह, रघु के जीजा। क्या बात है रघु, ये लोग कौन है? पुलिस कमिश्नर को देख तीनों की हिम्मत जवाब दे गई और वो पिस्तौल जेब में छुपाते हुए पीछे हटने लगे। अरे अरे भागो यारो भागो। अरे ये तो कमिश्नर साहब है। अरे हमारा काम तमाम हो गया। अरे भागो। रुक जा। कहाँ भागता है? ये तीनों कौन थे रघु, और यहाँ क्यों आए थे? आप तो जानते ही हैं जीजाजी कि व्यापारियों को गुंडे धन उगाही के लिए कैसे परेशान करते हैं। ये भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं पुलिस सिपाहियों के खानदान से हूँ। असली और खिलौने वाले पिस्तौल का अंतर जानता हूँ। हाँ। वे तीनों झाड़ियों में छिपकर भाग निकले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो रघु के घर के पास छिपे रहे। शायद कोई और मौका मिल जाए। तभी उन्होंने रात में रघु को एक जरूरी बात करते हुए सुना। जीजाजी, आपको तो पता ही है मेरा सपना
अपने इस छोटे से ढाबे को बड़ा कर मशहूर रेस्टोरेंट बनाने का है, और ये रोटी चावल से तो होगी नहीं। इसलिए मैं अपने ढाबे का रेनोवेशन करवाकर उसमें एवोकाडो पराठे, बर्गर, पिज्जा आदि बेचना चाहता हूँ। एकदम विदेशी चीज। हाँ रघु, ये सब क्या बकवास है? एवोकाडो पराठा, पिज्जा, बर्गर? लोग यहाँ दाल रोटी खाने आते हैं। ये फैंसी चीजें कौन खाएगा? सब खाएंगे जीजाजी। मैं ट्रेड सेट करूंगा, बस आप थोड़ा सा सहयोग कर दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए का। मैं आपसे वादा करता हूँ इसका 2 गुना कमा कर दूंगा। हाँ। तभी सूरज ने भारी मन से इसके लिए हामी भर दी। ठीक है रघु, कल सुबह तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी है, जो मैंने ईमानदारी से इकट्ठा की है। इसे डुबाना नहीं। धन्यवाद जीजाजी। आप देखना कैसे कुछ ही दिन में हमारा छोटा सा ढाबा एक विशाल रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है। ये सब बातचीत झाड़ियों में छिपे तीनों चोरों ने सुन ली। उनकी निराश आंखों में एक बार फिर से चमक आ गई। सुना, कल सुबह 5 लाख रुपए ये छोकरा लेकर निकलेगा, और उसका क्या करना है ये तो हम तीनों को अच्छे से पता ही है। हाँ। अब तीनों की नजर मुखिया के खजाने से हटकर रघु के उस गाड़ी पर थी, जहां से कल सुबह 5 लाख रुपए रवाना होने वाले थे। अगले दिन रघु की जीप शहर की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, और उसके पीछे एक पुरानी गाड़ी में तीनों यार अपनी सनसनीखेज योजना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे। अबे श्याम, वो कीले फेंक, जल्दी फेंक। यही सही वक्त है। सामने वाला मोड़, उसके बाद सीधा सड़क है। वहाँ पंचर होगा तो उसे और कोई दुकान नहीं दिखेगी। हाँ, थोड़ा सब्र कर भाई, गाड़ी रोक लेने दे। इतनी तेजी से किले फेंकूंगा तो सारी दुनिया की नजर पड़ जाएगी। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि हीरो सीटी बजाता है और विलन की गाड़ी का टायर फट जाता है, हैं? श्याम सही कह रहा है, जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। आराम से गाड़ी किनारे लगाओ, ठीक उसी पेड़ के नीचे। अब धीरे धीरे से बिना शोर मचाए सारे किले सड़क पर बिखेर दो। हमारा शिकार इधर से गुजरने वाला है। हाँ। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। रघु की जीप तेजी से मोड़ काटती हुई आई और सीधे किले के ढेर पर जा चढ़ी, जिससे गाड़ी झटके के साथ एक तरफ को झुक गई। अरे बाप रे, अरे ये क्या हुआ? ये सुनसान जगह पर अचानक पंचर। जीजाजी ने कहा था ना जल्दी लौटना। अब यहाँ कौन मदद करेगा? खैर, खुद ही बदल लेता हूँ। हाँ। तभी जैसे ही रघु ने सर उठाया, उसे अपने सामने 3 व्यक्ति खड़े दिखे, जो अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थे। कौन कौन हो तुम सब? क्या चाहिए? चुप रह, बिल्कुल चुप। जरा सी आवाज की तो समझ लो कि तुम्हारा काम तमाम। बस ये बैग जो गाड़ी में है हमें चाहिए। जिंदगी चाहिए तो बैग दे दो। भैया, मेहरबानी करो, ये पैसे नहीं है, ये तो मेरे जीजा जी की जिंदगी भर की कमाई है। उसकी दुकान के लिए है। अगर ये गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरा जीजाजी क्या करेगा ये तो बाद में देखेंगे। पहले तू ये सोच कि हम क्या करेंगे। अभी बैग दे, नहीं तो तेरी लाश यहीं सड़क के किनारे पड़ी रहेगी। तभी रघु ने जैसे ही विरोध करने की कोशिश की, तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और बैग छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। रघु वहीं सड़क किनारे दर्द से कराहते हुए धूल में लोटता रह गया। अरे खत्म हो गया रे, सब खत्म हो गया। अब मैं जीजा जी के सामने कैसे जाऊंगा? अरे वो तो मुझे मार डालेंगे। उनका सब कुछ मेरी वजह से, उनकी जिंदगी की सारी कमाई पूंजी चली गई। जीजा जी।
डर और शर्म के मारे रघु घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और भटकते हुए मुखिया की बेटी किरण के घर पहुंचा, जो अपने पिता के गुजर जाने के बाद से एक सूनी सी दुनिया में जी रही थी। तुम इतनी रात गए और तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान, क्या हुआ? किरण, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने वो कर दिया जिसकी कल्पना करके भी मैं कांप जाता था। जीजा जी का सारा पैसा मुझसे तीनों चोरों ने छीन लिया। अब मैं उन्हें और अपनी दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा? दूसरी ओर सूरज घंटों इंतजार करने के बाद बेचैन हो उठा। रघु का फोन बंद था और अंधेरा घना होता जा रहा था। ये रघु कहाँ फंस गया? शहर से लौटने में इतनी देर। कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? इस बेवकूफ से कुछ भी हो सकता है। कई दिन बीत गए, लेकिन रघु का कुछ अता पता नहीं था, जिससे सूरज का गुस्सा चिंता में बदलने लगा था। वो पूरे गांव में रघु को ढूंढता फिरा। आखिरकार एक सुबह गांव के तालाब के किनारे उसकी नजर रघु पर पड़ी, जो पानी में अपना उदास चेहरा देख रहा था। रघु, यहाँ क्या कर रहा है तू? इतने दिन से कहाँ था? मैं कई दिन से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ। हैं? और मेरा पैसा वो कहाँ है? कहीं तेरे मन में 5 लाख देखकर चोर तो नहीं आ गया है? हैं? तभी उसी पल तालाब के बीचों बीच एक नाव पर रघु की नजर पड़ी, जिस पर तीनों चोर बैठे थे और भोला हवा में नोट उछाल उछाल कर उनका मजाक उड़ा रहा था। जीजा जी देखिए, वो रहे मेरी जान के दुश्मन, उसी नाव में बैठे हैं। देखो, सबके सामने मेरा पैसा लहरा रहे हैं। पकड़िए उन्हें। तीनों को देख रघु गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। सूरज ये देख सोचता है कि उसका साला उससे भाग रहा है। तभी वो तड़ातड़ अपने साले के ऊपर गोली चलाने लगता है। रुक जा रघु, रुक जा। तूने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा पैसा लेकर भाग रहा है साले। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। रुक जा। नहीं जीजा जी, ये आपकी गलतफहमी है। अरे मैं भाग नहीं रहा। उन चोरों को पकड़। तभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही सूरज की एक गोली रघु की टांग में जा लगी और वो चीखता हुआ जमीन में गिर पड़ा। बाकी गोलियां नाव को जा लगी, जिससे वो डगमगाई और तीनों चोर उसी में डूबकर मर गए, क्योंकि वो तैरना नहीं जानते थे। रघु, मेरे प्यारे साले, ये क्या हो गया? बोलो, तुम ठीक तो हो ना? बोलो। जीजा जी, वो चोर नाव में थे। मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। आपने गोली, मेरी टांग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सूरज के गुस्से ने रघु को अपाहिज कर दिया था और 3 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, जिसके जुर्म में उसे पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया गया। कुछ ही पल में उसने सब कुछ खो दिया था, पैसा, नौकरी और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की शांति। हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला? एक पल के गुस्से ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊंगा? तभी अपनी बचत और नौकरी दोनों चले जाने से गरीबी और तंगहाली में जी रहे पुलिस कमिश्नर सूरज का ढाबा बंद होने की कगार पर था। तभी किरण, जो अब तक रघु का हौसला बढ़ा रही थी, एक नई उम्मीद लेकर आई। सूरज जी, हार मान लेना कोई हल नहीं है। आपने पुलिस की नौकरी की है, मेहनत करना जानते हैं। कृपया अपने ढाबे को फिर से खोलिए। इसमें मैं भी जितना हो सकेगा आपकी मदद करूंगी। हाँ जीजा जी, किरण सही कह रही है। मैं चलने फिरने में मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैठकर हिसाब किताब तो रख सकता हूँ। लेकिन किरण, ग्राहक कौन आएगा? लोग मेरी दुकान पर आना तो दूर, मुझे देखकर थूकते हैं। मैं एक गुस्सैल
नौकरी से निकाले हुए इंसान के रूप में बदनाम हो चुका हूँ। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोग खुद चले आए। हम एक थाली बेचेंगे, बस 10 रुपए की। उसमें होगी 2 रोटी, 1 सब्जी और 1 कटोरी दाल। ये थाली उन मजदूरों के लिए होगी जिनके पास पेट भर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। 10 रुपए? लेकिन किरण, ये तो कच्चे चावल के भी दाम नहीं है। इससे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। सूरज जी, जिंदगी सिर्फ मुनाफा नुकसान का हिसाब नहीं है। कभी कभी इंसानियत का फंडा भी चलाना पड़ता है। हम इसे 10 रुपए वाली थाली का नाम देंगे। देखना, ये थाली हमारे दुखों को जरूर दूर कर देगी। और फिर शुरू हुई 10 रुपए वाली थाली की कहानी, जिसे शुरुआत में लोग संदेह की नजर से देखते थे, लेकिन जब एक मजदूर की टोली ने वहाँ पेट भर खाना खाया तो बात फैल गई। अब वो ढाबा सिर्फ एक दुकान नहीं, एक लंगर बन गया था। लो काका, गर्मा गर्म खाना खाओ और डट कर काम करो। तू देवता है बेटा, तू देवता है। तेरे इस अन्न से सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी तृप्त होती है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। वही रघु एक मेज पर बैठकर ऑर्डर ले रहा था और किरण रसोई में खाना बना रही थी। सूरज की नजर जब उन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखों में पहली बार सच्ची संतुष्टि की चमक दिखाई देती है। माफ कर दो रघु, उस दिन के लिए तुम्हारी ये टांग मेरे गुनाह की सजा है। जीजा जी, पिछली बातें भूल जाइए और आगे की सुधि लीजिए। अगर उस दिन की वो घटना नहीं होती तो शायद आज ये 10 रुपए वाली थाली नहीं होती। और देखो, लोग हमें कोसने की बजाय आशीर्वाद दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुनाफा है। वही दूसरी तरफ तीनों चोर जो उस दिन नदी में डूबे थे, दरअसल वो नदी में डूबे नहीं थे, बल्कि किसी तरह किनारे लगे थे, लेकिन उनके शरीर टूट चुके थे। भोला का एक पैर लंगड़ा हो गया था, गोपाल की बाह टूट गई थी और श्याम के हाथ हमेशा के लिए कांपने लगे थे। अब वे तीनों टूटे हुए शरीर और टूटे हुए सपनों के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में रह रहे थे, जहां भूख और यादों ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। अरे अरे अरे, ये घाव तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है ये लंगड़ापन अब जीवन भर का साथी बन गया है। अरे साथी, हम तीनों की तो जिंदगी ही लंगड़ी हो गई है। भोला भोला भाई, पेट में आग लगी है और सामने सूरज का ढाबा चमक रहा है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन हम जा नहीं सकते। और वो खजाना, वही खजाना जो हमारे नसीब में नहीं था, वो अभी भी उसी ढाबे के नीचे दबा पड़ा है। मेरे सपने में आता है वो लोहे का संदूक। अरे, सपने देखने से क्या फायदा? हम तीनों अब अपाहिज हो चुके हैं। जब सही सलामत कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे हैं? बस एक आखिरी कोशिश। अगर सीधे दरवाजे से नहीं जा सकते तो जमीन के अंदर से सुरंग खोद कर जाएंगे। रात के अंधेरे में कोई हमें देखेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर कोई मुसीबत आ गई तो हैं? पिछली बार तो हम मरते मरते बचे हैं। मरने से डरते हो श्याम? देखो देखो हमारी हालत। भूख से बिलबिला रहे हैं, लोग हम पर थूकते हैं। क्या इससे बेहतर मौत नहीं है? ये आखिरी दाव है। जीत गए तो जिंदगी बदल जाएगी, हार गए तो मौत ही सही है। गोपाल के जुनून ने भोला और श्याम में भी एक उम्मीद की चिंगारी जला दी और उन्होंने रात के अंधेरे में ढाबे की तरफ एक टेढ़ी मेढ़ी सुरंग खोदने का फैसला कर लिया। उधर सूरज बिना रुके चल रहे काम में इतना थक गया था कि उस रात वो एक छोटी सी लेकिन भारी भूल कर बैठा। किरण, आज तो बदन टूट रहा है। लगता है बुढ़ापा जल्दी आ गया। चलो, बाकी बचा हुआ काम कल सुबह कर लेंगे। लेकिन सूरज जी,
रसोई का गैस सिलेंडर बंद कर दिया ना। बार बार कहती हूँ ये चूक मत करना। अरे हाँ, कर दिया बंद। चलो सो चले। लेकिन सूरज से वहां चूक हो गई। थकान के मारे वो गैस का नॉब बंद करना भूल गया और रिसती हुई गैस ने धीरे धीरे पूरे ढाबे की हवा को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। उधर तीनों चोर रात की आड़ में ढाबे की पिछली दीवार के पास जमीन खोद रहे थे। अरे राम, ये काम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? पहले तो मैं पूरा कुआं खोद डालता था। अरे धीरे धीरे से चलो भोला। अरे जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। हमें किसी को आहत नहीं देनी है। अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अंधेरा इतना गहरा है। एक दिया सलाई जलाकर तो देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं खोद रहे हैं? अरे नहीं श्याम, दिया सलाई मत जलाना। अरे खतरनाक हो सकता है। अरे किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन श्याम ने गोपाल की बात नहीं सुनी और उसके कांपते हाथों ने एक दिया सलाई निकाली और उसे रगड़ दिया। तभी एक भयानक धमाका हुआ और पूरा ढाबा हिल गया और बड़ी बड़ी आग की लपटें उठने लगी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सूरज के ढाबे से कैसी धमाके की आवाज आई? लगता है बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अरे जल्दी चलो, मदद करो। सूरज, रघु और किरण जोर से धमाके से जग गए और ढाबे की तरफ दौड़े। उनकी सांसें थम सी गई जब उन्होंने ढाबे को मलबे में तब्दील देखा। लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी, बल्कि 3 कराहते हुए शरीर थे। अरे ये तो वही चोर है। इन्होंने यहाँ क्या किया? लगता है इन्होंने हमारे ढाबे में बम लगाकर हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। न जाने हमें ये तीनों पनौती चैन से क्यों नहीं जीने देते हैं? तभी किरण की नजर मलबे के नीचे चमकती हुई एक पुरानी लोहे की पेटी पर पड़ी। रघु, वो देखो, वो क्या चमक रहा है? सबने मिलकर मलबा हटाया और वहां नजर आया हरनाम सिंह का वो खजाना जिसके लिए इतना खून बहा था, जिसकी चाहत ने इतनी तबाही मचाई थी। सूरज ने खजाने को देखा, फिर उन तीनों घायल और डरे हुए चोरों को देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दुख उभर आया। इस लोहे के संदूक ने एक आदमी की जान ले ली, एक आदमी की टांग ले ली और आज हमारा सब कुछ ले लिया। इसने सिर्फ बर्बादी ही बांटी है। सूरज जी, अब क्या करेंगे? ये खजाना तो हमारा है ना? नहीं किरण, ये खजाना किसी का नहीं है। ये सिर्फ एक अभिशाप है। लेकिन इस 10 रुपए की थाली ने, इस छोटे से ढाबे ने इतनी इज्जत दी, भूख की रोटी दी। यही तो असली खजाना था जो हमें मिला था। लेकिन भैया, अब ये ढाबा तो खत्म हो गया। नहीं रघु, जो चीज दिल से बनती है वो कभी खत्म नहीं होती। आज मैं इस अभिशाप को एक वरदान में बदलने जा रहा हूँ। तभी सूरज ने वो पुराना संदूक खोला और उसमें से निकले हीरे जवाहरात और सोना चांदी, जिन्हें 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। लो, ये लो अपना हिस्सा। इससे कोई ईमानदार धंधा शुरू करो और अपनी जिंदगी नए सिरे से जियो। अब तुम हमें खजाना दे रहे हो हैं? अरे हमने तो तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया। हम इसके लायक नहीं है। कोई लायक नालायक नहीं होता। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। यही तो इंसानियत है। फिर सूरज ने दूसरा हिस्सा रघु और किरण को थमा दिया। ये तुम दोनों की शादी के लिए, एक नए घर और खुशहाल जीवन के लिए। शुक्रिया सूरज जी। मेरा मतलब है जीजा जी, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। तीसरा हिस्सा सूरज ने अपने परिवार के लिए रख लिया और चौथा हिस्सा उसने गांव के स्कूल को दान कर दिया ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सके। और इस तरह 10 रुपए की एक थाली ने अनजाने में ही सही सबका जीवन बदल कर रख दिया, जिसके बल पर रघु ने एक आलीशान ढाबा खोला
जिसमें सूरज शांत चित्त से सबको 10 रुपए की थाली परोस रहा था। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।